हेलो दोस्तों, आज हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा क्या होता है। तो जब हम किसी दो आवेश को, यानी हमारे पास दो आवेश होंगे, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई है, और दोनों आवेश, ये सपोज करिए प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश हैं। इन दोनों आवेशों को अनंत से कहीं से लाने पर, इस पर किसी स्थान पर इस विद्युत क्षेत्र में लाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, वही वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें जब हम किसी द्विध्रुव को, यानी क्यू और 2a को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो इस स्थिति में किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, यानी हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है, हम अनंत से कहीं पर द्विध्रुव को इस पे ला रहे हैं, तो इस पे लाने पे उन द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है वही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी द्विध्रुव Q2a को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसके लिए किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि Q1 90 डिग्री और Q2 थीटा है। Q1 90 डिग्री यहाँ पर कैसे, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र को कहीं अनंत से, अपने को विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को कहीं अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाना है द्विध्रुव को, तो वह अनंत से इस पर आने में किस कोण में आएगा, तो वह हम मान लेते हैं कि θ1 90 डिग्री पर आता है। किस पे आता है? थीटा 90 डिग्री पर आता है, अर्थात 90 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को इसमें हम लोगों ने θ1 = 90 डिग्री और θ2 = थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग पीछे पढ़ कर के आए हैं कि ये वाला टॉपिक, कि जो जब हम कोणीय विस्थापन करते हैं द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, तो वहाँ पर dw, यानी इसका जो अल्प कार्य होता है टाउ इंटू डी थीटा होता है, और डी थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन होता है उन दोनों कोणों का, थोड़ा सा हुआ विस्थापन। तो वहाँ पर ये कार्य था, तो कार्य वहाँ पर जो था, अब यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में लाने पर भी कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा उस W, यानी कार्य की उसके बराबर होगी, तो टाउ इंटू डी थीटा। अब डी थीटा यहाँ पर और ये टाउ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टाउ का मान होता है पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर θ1 θ2 पिछले वीडियो को आपको देखना होगा, तभी ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी आपका न्यूमेरिकल्स भी आपका ये कैलकुलेशन सेम है। तो यहाँ पर θ1 से θ2, तो दोनों का लिमिट ले लिए 90 अंश से और थीटा के बीच का, यह हो गया आपका समाकलन। अब यहाँ से पी बाहर कर लेंगे तो साइन थीटा ये हुआ डी थीटा, और पी, अब इसका समाकलन साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और लिमिट 92 थीटा हो गया। पी ई, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, पी ई आ गया। तो इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि cos 90 पहले कर लेंगे, माइनस cos थीटा बाद में कर देंगे। अब θ1 की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, और cos θ2 की वैल्यू क्या है? cos थीटा। इसे डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट लगाया गया है। ठीक है, ये फार्मूले से जो हम लोग पीछे फार्मूला पढ़ करके आए थे, वहाँ पे W बराबर होता है कि पी ई cos θ1 माइनस cos θ2, उसमें हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से लगाना होगा पूरा। तो यहाँ से θ1 θ2 को लिमिट ले करके आप यहाँ पे ऐसे हमने इसको डायरेक्ट लगा करके रख दिया, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे आ गया।
माइनस यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 0, इसलिए माइनस कॉस थीटा बचा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। जब सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को, तो यह वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा सदिश के रूप में इस तरीके से। ठीक है, तो आइए इसे कुछ हम स्पेशल कंडीशंस यानी विशेष स्थितियां देखते हैं क्या क्या हैं। तो केस फर्स्ट में देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या है, ये पहले वाला आपको जो वीडियो इसके पहले का है लेक्चर, वो आप ध्यान से उसको देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। केस फर्स्ट है, जब द्विध्रुव को अनंत से अस्थायी साम्यावस्था, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि अस्थायी साम्यावस्था आपको ये समझ लेना है कि क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 होती है। यहाँ अनंत है, जब अनंत से आएगा तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि जब अनंत से द्विध्रुव आएगा विद्युत क्षेत्र में, तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ये आपको समझना, थीटा 1 की वैल्यू वहाँ पर 90 डिग्री होगी और यहाँ पर थीटा 0 होता है। पर लाया जाता है तो स्थिज ऊर्जा न्यूनतम व स्थायित्व अधिकतम होता है। जब हम अपने को अनंत से लाते हैं द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, तो वहाँ पर स्थिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और अस्थायित्व अधिकतम होता है। तो ये है u बराबर माइनस पी कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 हम लोगों ने यहाँ पे पाया है माइनस पी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा, अब माइनस पी कॉस थीटा का मान क्या है? 0 है। तो कॉस थीटा यहाँ पे 0 है, तो 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो अर्थात माइनस पी आपका स्थिज ऊर्जा आ गया। स्थिज ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो न्यूनतम स्थिज ऊर्जा होगी यहाँ पर। ये अपना विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है और दोनों को इसमें अनंत से लाया गया है आवेश को। ठीक है, अब दूसरा केस है इसमें कि जब द्विध्रुव को अनंत से लाया जाए, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर माइनस पी कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1 से जो ऊपर अभी, और u बराबर माइनस पी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री मान होता है 0, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो स्थिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कब? कि जब अनंत से विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाया जाएगा तो 190 डिग्री पर आएगा। उस कंडीशन में स्थिर ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। और जब अपने को अनंत से लाते हैं लेकिन थीटा वहाँ पर क्या होता है? अस्थायी साम्यावस्था में होता है। अनंत से ला रहे हैं द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, लेकिन उसका जो थीटा है वह अस्थायी साम्यावस्था में है, तो उसकी स्थिर ऊर्जा जो होती है न्यूनतम होती है और अस्थायित्व उसका अधिकतम होता है। ठीक है, तीसरी केस है कि जब थीटा 180 डिग्री विक्षेप की स्थिति में हो तो, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनंत से 180 अंश पर लाया जा रहा है। यानी जब द्विध्रुव को अपने को विद्युत क्षेत्र में अनंत पे से ला रहे हैं तो वह 180 डिग्री पर लाया जा रहा है, तो वहाँ पर स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें अपने को हम द्विध्रुव क्या कर रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, तो अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो ये माइनस पी कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री हो गया वैल्यू। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री है। इसको रख दिए 180 और इसका मान होता है -1। तो -1 यहाँ पे आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ माइनस, तो प्लस पी हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी प्लस पी। अब पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पर जो होगा स्थित ऊर्जा वह अधिकतम ऊर्जा तथा न्यूनतम अस्थायित्व होगा। अधिकतम ऊर्जा और न्यूनतम अस्थायित्व होगा। ये स्थिज ऊर्जा माइनस पी और प्लस पी के बीच में होती है। स्थिज ऊर्जा हमेशा माइनस पी और प्लस पी के बीच में होती है, न इससे ज़्यादा होती है न इससे कम होती है। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम अनंत कहा जाएगा तो वहाँ पे आपको ये समझना है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और वहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की, वहाँ पे हमेशा थीटा 2 की ज़रूरत पड़ती है, थीटा 1 की नहीं, क्योंकि थीटा 1 हमेशा क्या है? 90 डिग्री होता है। और ये ध्यान रखना है कि निकाय की जो ऊर्जा है, जो निकाय की ऊर्जा है वह अधिक है, यानी कि इसका अस्थायित्व कम है। ऊर्जा अधिक है तो अस्थायित्व कम है, और ऊर्जा कम है तो मतलब इसका क्या है? अस्थायित्व ज़्यादा है। ये हमेशा उल्टी बातें दोनों होती रहती हैं।
तो जैसे केस फर्स्ट में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पर न्यूनतम स्थित ऊर्जा है तो अस्थायित्व अधिकतम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अधिकतम ऊर्जा है तो अस्थायित्व से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें अपने को उल्टी हैं, हमेशा याद रखना होगा इसको। ठीक है, आइए इस पे कुछ एक उदाहरण देखते हैं। और स्थिर ऊर्जा हमेशा किस में होती है, माइनस पी से प्लस पी के बीच में होती है। और माइनस पी स्थिर ऊर्जा है, प्लस पी स्थिर ऊर्जा है। ये क्या होता है, ये जो होता है न्यूनतम स्थिर ऊर्जा है लेकिन अस्थायित्व इसका अधिक है। ये अधिकतम स्थिर ऊर्जा है, इसका अस्थायित्व कम है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अब उदाहरण नंबर इसमें एक देख लेते हैं जो बहुत अच्छा उदाहरण है। दो बिंदु आवेश प्लस 1 माइक्रोकूलाम से माइनस 1 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वे एक द्विध्रुव बनाते हैं। यदि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में 1 × 10⁵ 5 वोल्ट प्रति मीटर में रखा हो तो ज्ञात कीजिए द्विध्रुव का आघूर्ण। एक दूसरा ज्ञात करना अधिकतम बल आघूर्ण। तीसरा ज्ञात करना है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यदि विद्युत क्षेत्र व द्विध्रुव आघूर्ण के बीच 60 अंश का कोण हो। तो ये तीनों कंडीशन आइए हम एक एक करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हमें पता है कि P × Q2A होता है, लेकिन आवेश का परिमाण इसमें दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलाम। तो आवेश का परिमाण हम लोग लिख लेंगे 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम को कूलाम बदल देंगे तो माइक्रोकूलाम को कितना 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और 2A दूरी दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 2A सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। 2A को सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है Q × 2A, उसमें पुट करते हैं तो P और Q की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 और 2A की वैल्यू क्या है 2 × ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दिए, इसका मल्टीप्लाई किए तो 2 × 10⁸ कूलाम मीटर आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। ठीक है, ये पहला वाला आ गया। तो इसमें बहुत सिंपल है। ये दूसरा है, हमको अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। तो अधिकतम बल आघूर्ण का फार्मूला हम लोग ये पढ़ करके आए हैं। ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए साइन थीटा जो होता है हमेशा 1 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब अधिकतम बल आघूर्ण होगा तो साइन थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है ये सब। यहाँ पर इसमें ई की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 होता है, तो इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। तो पी टाउ मैक्सिमम क्या आएगा, पी ई आएगा। तो पी ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया है। यहाँ पे देखिए P की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया, ये आया हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में पहला वाला अगर ना पूछे कि द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए तो ये नहीं पूछेगा, कोई ये दोनों पूछ ले तब भी आपको द्विध्रुव आघूर्ण निकालना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर P की द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे यूज हो रहा है, तब भी आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट किया P की और इंटू ई की वैल्यू ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -8 है, यहाँ 5 है तो जाएगा -3 आएगा। न्यूटन × मीटर, टाउ मैक्सिमम यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। कैलकुलेशन सिंपल है, सवाल को आपको समझना है केवल। उसमें गिवन क्या है, दिया क्या है उसको निकाल लीजिए, फिर वैल्यू को पुट कर दीजिए फार्मूला में। स्थितिज ऊर्जा U = -P cos थीटा, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है जो हम लोग इसी लेक्चर में अभी फाइंड किए हैं। अब U = -P cos 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री दे रहा है। देखिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यदि विद्युत क्षेत्र व विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बीच 60 अंश का कोण बना रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बीच 60 अंश का कोण बना रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमारा ये क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, अब इसमें जो है जो दोनों ध्रुव हैं अगर इसके विद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ 60 डिग्री कोण बना रहे हैं प्लस और माइनस मिल करके, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये कहने का मतलब है। तो ये सूत्र हुआ। इसी का थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 पुट कर दिए 60 डिग्री। P की वैल्यू 2 × 10⁻⁸, ई की वैल्यू 1 × 10⁻5, 60 का 60 अंश मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, 3 आएगा, तो माइनस में है तो -1 × 10⁻³ जूल आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका एक उदाहरण जो बहुत अच्छा उदाहरण है। और उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।